अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS101 की जो लेक्चर सीरीज़ जो सेशन हमने स्टार्ट किया था, इसमें आज की सीरीज़ में हम 41 मॉड्यूल से लेकर 45 तक कवर करेंगे। 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 मॉड्यूल है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन के बारे में ही है और ये है रोल ऑफ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर वो होता है जो आपकी एक कंप्यूटर जो है उसकी जो दीगर डिवाइसेस होती हैं उसके साथ उनको हैंडल करता है और उनको आपस में जोड़ के रखता है, उसको कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, आपके पास अगर पर्सनल पीसी है, सिर्फ एक कंप्यूटर है, तो उसमें हो सकता है कि आपका कंट्रोलर ऐसा हो जो आपके मदरबोर्ड के अंदर ही सिस्टम लगा हुआ हो, यानी बाहर आपको कोई सर्किट उसका नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, परमानेंटली उसके अंदर ही माउंट किया गया, आपके मदरबोर्ड पे लगा हुआ हो, सर्किट बोर्ड जो होता है उसके ऊपर ही लगा हुआ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जब आपके पास 3-4 कंप्यूटर हैं और एक सीपीयू के साथ वो जुड़े हुए हैं, या फिर आपके जैसे कंप्यूटर ऐसा है कि मतलब उसके साथ आपका प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, अदर डिवाइसेस भी जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपका कंट्रोलर हो सकता है ऐसा हो कि वो आपको नज़र भी आ रहा हो। ठीक है, तो उस कनेक्टर के ज़रिए, उस कंट्रोलर के ज़रिए जो है वो आपका कंप्यूटर मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ अटैच होता है। ठीक है, आजकल जो है वो जैसे कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको USB कहा जाता है, और उसके अलावा फायर वायर भी, ये कुछ जो हैं वो कंट्रोलर्स हैं जो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ आपकी डिवाइसेस को आपस में जोड़ कर रखने के लिए, यानी आपके कीबोर्ड को आपकी जो है वो उसके साथ माउस वगैरह को आपके जो है वो पीसी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, इसके ये सारी चीज़ें जो आपके प्रिंटर वगैरह आपने जोड़ना हो, स्कैनर हो, उसके अलावा डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये इन सारी चीज़ों को जो है वो USB कंट्रोलर जो होता है ये आपके उसके साथ पीसी के साथ जोड़ सकता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में देख लें कि आपके CPU और मेन मेमोरी जो है वो ये दोनों तो एक एक मौजूद है, लेकिन उसके साथ आपका जो है वो मॉनिटर भी है, डिस्क ड्राइव है, मॉडेम है, CD ड्राइव, इन सब को एक कंट्रोलर के ज़रिए आपकी CPU और मेन मेमोरी के साथ जोड़ा गया है। यानी इन सब को कंट्रोल करने के लिए दरमियान में बस मौजूद है और वो इन सब के साथ कंट्रोलर के ज़रिए ये आपकी CPU और मेन मेमोरी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक इस अरेंजमेंट के साथ जो है वो आपका CPU एट द सेम टाइम आपके जो है वो मेन मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और बाकी सारी डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी काम तो सारा CPU में होना है ना, तो CPU मेन मेमोरी से भी चीज़ें ले रहा होता है, उसके अलावा आपके मॉनिटर पे आपको रिजल्ट भी दिखा रहा है और जितना बाकी प्रोसेस करना है वो सेम प्रोसेस एक टाइम पे कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो 42 है। 42 मॉड्यूल में हम दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का और दूसरा है हैंड शेकिंग का। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये होती है कि जब आपके जो कंट्रोलर है वो डायरेक्ट आपके मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। यानी उसको CPU की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, उसको जो भी डाटा चाहिए कंट्रोलर को वो एक्सेस उसकी मेन मेमोरी तक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब यानी कि CPU को जो भी डाटा चाहिए होता है वो भी मेमोरी के साथ एक्सेस कर रहा है, आपके कंट्रोलर को भी जो डाटा चाहिए वो मेमोरी के साथ एक्सेस कर रहा है। आपका जो कंट्रोलर मॉनिटर के साथ जुड़ा हुआ, मॉनिटर को कोई चीज़ चाहिए मेन मेमोरी से, तो आपका कंट्रोलर डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा मेन मेमोरी तक, उसे CPU को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेन मेमोरी से ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्ट एक्सेस है ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। अब इसमें एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी मेन मेमोरी के जो सेल्स हैं उसमें रजिस्टर 1 यानी कि सेल 1 जो है उससे अगर कोई डाटा आपके कंट्रोलर को भी चाहिए, यानी कि मॉनिटर का जो कंट्रोलर है उसे भी चाहिए, और सेल 1 से ही कोई डाटा जो है वो आपके CPU को भी चाहिए, आप दोनों अगर सेम टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बॉटल नेक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट करने वाले जो है वो वॉन न्यूमन है, क्योंकि उन्होंने ही जो है ये इस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाया था समझने के, उन्होंने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था, इस वजह से इसे वॉन न्यूमन बॉटल नेक कहा जाता है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो उनके अंडर इस चीज़ को जो है वो दिखाया गया था। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एट द सेम टाइम अगर आपका CPU भी और आपका कंट्रोलर भी मेन मेमोरी से एक चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा, आपका कंप्यूटर क्या है वो उसमें एरर आ जाएगा और वो स्टक हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे इसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में। मॉड्यूल 43 है जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन रेट्स। अब फॉर एग्जांपल ये दो आपके पास प्रॉब्लम बॉटल नेक की हो रही है। ठीक है, बॉटल नेक का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर होता है वो दो तरीकों से आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुआ होता है। एक तरीका होता है पैरेलल डिवाइसेस का, पैरेलल कम्युनिकेशन का, और एक होता है सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन ये होती है कि आपका सिस्टम ऐसा मौजूद है, यानी उसकी बसेस ऐसी मौजूद हैं, बस में इतनी वायर्स हैं कि एट द सेम टाइम अगर 2 या 3 डिवाइसेस मेन मेमोरी से एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं तो हर एक का रास्ता अलग अलग है, आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि सेवरल सिग्नल्स आपके पास ट्रांसफ़र करने के लिए मौजूद हैं। यानी अगर आपको 8 बिट्स एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र करनी है तो 8 बिट्स के लिए आपके पास 8 जो हैं वो सिग्नल्स की जो है वो लाइंस मौजूद हैं, आप जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको डाटा ट्रांसफ़र अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप एक द सेम टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन ये होती है कि
वन टाइम पे आप वन डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी एक के बाद दूसरा डाटा ट्रांसफ़र होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा। ये एक सिंपल डाटा जो है वो ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। ये 2 किस्म की ट्रांसफरिंग हो सकती है। अब इसके लिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से कुछ केबल मॉडेम्स यूज़ होते हैं, यानी कि लाइक केबल यूज़ हो सकती है इसके लिए, और उसके अलावा यूएसबीज़ वगैरह यूज़ होती हैं, फायर वायर यूज़ होती है, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो बाकी के जो है वो टीवी के लिए जैसे हमारे पास केबल्स वगैरह, कोएक्सियल केबल्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो ये सारी हैं। अब इनमें जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, यानी हम जब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ जो है वो कितनी देर में कितना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये जो इसको मेजर करने के लिए होती हैं, ये कुछ जो है वो इनके यानी कि मेजरमेंट के यूनिट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये केबीपीएस का मतलब होता है किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड, एमबी का मतलब होता है मिलियन बिट्स पर सेकेंड, जीबी का मतलब होता है बिलियन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जो यूएसबी और फायर वायर्स होती हैं, ये सेवरल 100 मिलियन बिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसफ़र रेट मुहैया करती हैं। आगे है डाटा मैनिपुलेशन में पाइपलाइनिंग। हमने ये कहा था कि जो बॉटलनेक प्रॉब्लम हो जाती है उसको आप हल करने के लिए एक तो ये है कि आप पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ कर लो, ठीक है। अब एक यहाँ पे ये कंसेप्ट मौजूद है पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग का प्रोसेस से पहले हमें ये देखना है कि थ्रूपुट क्या होती है। थ्रूपुट वो टाइमिंग होती है, वो रियल टाइमिंग कि आपने कोई भी एग्जीक्यूशन के लिए जो काम परफॉर्मेंस के लिए बोला है कंप्यूटर को, तो उसको परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है, यानी वो जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको थ्रूपुट कहते हैं। यानी वो जो वर्किंग हो रही है आउटपुट से पहले, इनपुट के बाद और आउटपुट से पहले दरमियान का जो प्रोसेस है उसे थ्रूपुट कहते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अगर आपने इंप्रूव करना है तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है कि आप उसकी थ्रूपुट को इंप्रूव करो। जितनी आपकी थ्रूपुट इंप्रूव होगी, आपके कंप्यूटर की जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। तो कंप्यूटर की थ्रूपुट को इंप्रूव करने के लिए एक सिस्टम लाया गया जिसे पाइपलाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। पाइपलाइनिंग के सिस्टम को यहाँ पे मैं इन 2 टेबल्स के ज़रिए आपको समझा देती हूँ। ये मैंने नीचे 2 टेबल्स बनाए हैं। एक टेबल में आप ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 3 काम होते हैं ना, हमने पहले फेच करना होता है, फिर डीकोड करना होता है, फिर एग्जीक्यूट करना होता है। तो एक टेबल में आप ये देख रहे हैं कि पहले एक इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन उसको फेच किया गया, फिर उसी को दूसरे टाइम में जो है वो डिकोड किया गया, फिर तीसरे में उसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन लाई गई, उसको फेच किया गया, फिर डिकोड किया गया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया। जबकि दूसरे टेबल में आप देखें कि टाइम 1 में आपने पहली इंस्ट्रक्शन को जो है वो फेच किया, टाइम 2 में उसको डिकोड कर रहे हैं और दूसरी इंस्ट्रक्शन को आपने फेचिंग में लगा दिया, ठीक है। टाइम 3 में क्या हो रहा है कि पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी जो है वो डिकोड हो रही है और तीसरी इंस्ट्रक्शन आपने फेच कर दी हुई है। यानी ये पाइपलाइनिंग का सिस्टम है कि आपने जब से वो पैरेलल कम्युनिकेशन का सिस्टम लगाया हुआ होगा तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, ये एट द सेम टाइम उनमें गुत्थम गुत्था नहीं होगा, बल्कि पाइपलाइनिंग मौजूद है। हर एक की अपनी एक जो है वो अलग-अलग पाथ बना हुआ है, तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, वो उनमें कोई एरर नहीं आएगा। और पाइपलाइनिंग के ज़रिए आप ये देखें कि इधर आप देख रहे हैं कि 6 टाइमिंग में आपके पास सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं, जबकि यहाँ आप देखें कि 4 आपकी एग्जीक्यूट भी हो चुकी हैं और 2 आपकी प्रोसेस में मौजूद है। तो पाइपलाइनिंग से ये होता है कि आपका थ्रूपुट यानी कि वो जो वर्किंग टाइम है, जो कि मैंने बोला जिसको थ्रूपुट कहते हैं, वो इंक्रीज़ होती है, जिससे आपकी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मॉड्यूल 45 है, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री में ये है कि आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पैकेजेस मौजूद हैं जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। 1940 और 1950 के कंप्यूटर इतने एफिशिएंट और इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, ठीक है। उस वक्त के जो कंप्यूटर थे वो पूरे पूरे रूम को घिरे हुए होते थे, ठीक है। पूरे पूरे रूम उनके लिए चाहिए होता था और एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। इन सबको स्विच करना पड़ता था, सेटिंग बनानी पड़ती थी इनको, और हर एक काम करने के लिए एक प्रोग्राम को जॉब कहा जाता था और बहुत सारी जॉब्स होती थी। यानी एक टाइम पे एक काम को करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। यानी एक बंदा है वो पंच कार्ड लगा रहा है, दूसरा जाके वो जहाँ से आउटपुट लेनी है, जहाँ पे रजिस्टर लगाने है वो लगाएगा, तीसरा बंदा उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, चौथा आउटपुट ले रहा है। यानी इस तरीके से काम करना पड़ता था, यानी बहुत ज़्यादा आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिस्टम चेंज हुआ तो एक सिस्टम आया, यानी कि कोशिश की जा रही थी कि ये जो प्रोग्राम का सेटअप का जो सिस्टम है इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। और जो ट्रांजिशन है जॉब की, इसको आसान किया जाए, तो डेवलपमेंट हुई कुछ। और फिर इसके बाद एक सिस्टम आया जिसमें हम ये करते थे कि सारा जो एक ये काम है प्रोग्राम करने का, एग्जीक्यूट करने का, इसके लिए एक बाकायदा जो है वो ऑपरेटर हायर किया जाए और वो ऑपरेटर जो है ये सारा सिस्टम करेगा। और इस सिस्टम को कहा जाता था बैच प्रोसेसिंग का ये तरीका था कि आपने इसको जो काम करने का बोला है वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा और वो जब तक वो काम ख़त्म होगा नहीं, वो आप दूसरा काम उसे नहीं कह सकते। और जो जॉब आपने उसे रिज़ाइन उसको की है, उसके जो जॉब वो उसको जॉब क्यों कहते हैं, यानी आपने जो उसको काम बोला हुआ है। और उसका तरीका क्या है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो काम आपने पहले बोला है वो कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद दूसरा काम होगा,
ठीक है। और उसके लिए ये होता था उस वक्त क्या आपने पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया तो उसके बाद आपको दोबारा से हर चीज़ मशीन को सबको जीरो पे लेके आना ताकि आप नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर दे सकें। ठीक है, ये एक तरीका था उसके यानी कि अर्ली टाइमिंग्स में। अब इसमें ये होता था कि आप जो हैं जब आपने एक काम दे दिया है अपने उसको जो जिसको आपने हायर किया हुआ है, जब आपने उसको दे दिया तो जो यूज़र है वो टोटली इनकनेक्ट हो जाता था सिस्टम से, उसको बस रिजल्ट मिलते थे। ठीक है, अब ये काम किसी हद तक तो जो है वो हम कह सकते हैं काबिल कबूल है, यानी जिसमें आपको पता है पहले से आपको अब एक चीज़ का पता है कि अच्छा ये मेरे पास रिजल्ट आना है, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बाद में ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें यूज़र का पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में ये होती थी कि यूज़र का टोटली टर्मिनल से डायलॉग जो है वो होता रहता था, यानी कि जो भी सिस्टम हो रहा है जो नहीं हो रहा है वो टोटली जो है जो आजकल टर्मिनल्स मौजूद हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैसेज सेंड किया, व्हाट्सएप हमने खोला, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, हमें पता चल रहा है व्हाट्सएप खोल रहे हैं, उसके बाद हम मैसेज टाइप कर रहे हैं कि यूज़र को पता है मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मैसेज सेंड हो रहा है तो हमें पता हमारा मैसेज सेंड हो रहा है, फिर उसके बाद उधर से मैसेज का रिप्लाई आएगा। जिन टोटली एक यूज़र का इंटरेक्शन मौजूद होती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के साथ, हमें पता होता है कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के किस लेवल पर जा रहा है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा जो नहीं होता था, यानी बाकायदा आपने बस एक जो है वो ऑपरेटर हायर कर लिया और वो आपको मुकम्मल आपका, यानी फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं ना कि आपने खत वाला सिस्टम था कि आपने ख़त लिख दिया भेज दिया, पता नहीं आगे डाकिया लेके जाएगा, डाकिया कब पहुंचाएगा, फिर वहाँ पहुंचेगा, वो क्या जवाब देगा, वो लिखेगा, वो अपने डाकिए को देगा और आपको तब पता चलेगा जब आपके पास जवाब आ गया, यानी बीच का सारा प्रोसेस आपको नहीं पता होता था। लेकिन आज क्या है कि आपको वक्त लम्हे लम्हे की सारी खबर होती है। यानी ये दो आप फ़र्क समझ सकते हैं कि बैच प्रोसेसिंग और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो तब भी आप जो है वो इस चीज़ को एडमायर करें और उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है। कोई भी कमी हो तब भी आप बता दिया करें, कोई सजेशन हो बता दिया करें ताकि हम इस लेक्चर सीरीज़ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि मकसद है कि आपको ईजिली समझ में आए। तो कोई चीज़ अगर आपको कहीं से कमी लग रही हो, कोई भी किसी किस्म की भी आपको लगता हो सजेशन आप दे सकते हैं तो ज़रूर दिया करें। मुझे खुशी होती है ये चीज़ देख के जब आप लोग इस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं मेरे इस काम में, और मेरे को वो काम जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से करने को दिल भी करता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।